बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। ठीक है, सो लुक एट दिस डायग्राम। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे काफ़ी सारे प्रोटीन से बने हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ठीक है, अब इन मॉलिक्यूल्स जो है ना, इन मॉलिक्यूल्स में आ जाता है सबसे पहले हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 आ जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 आ जाता है, कोएंजाइम क्यू आ जाता है, कॉम्प्लेक्स 3 आ जाता है, साइटोक्रोम सी आ जाता है एंड कॉम्प्लेक्स 4 आ जाता है। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स 3 है ना, इस कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं साइटोक्रोम बी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं साइटोक्रोम बी। और कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर भी दो प्रोटीन होती हैं जिन्हें हम कहते हैं साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम A3। ठीक है, साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम A3। अब बेसिकली होता क्या है कि कहानी जो है ना वो यहाँ से शुरू होती है। जो NADH2 है ना, NADH2, सबसे पहले NADH2 टूटेगा इनटू NAD पॉजिटिव एंड दो प्रोटॉन में, और दो इलेक्ट्रॉन जो है ना ये भी रिलीज होंगे। ठीक है, अब बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन जो है ना ये चले जाएंगे कॉम्प्लेक्स 1 के पास। ठीक है, जैसे NADH2 टूटा इनटू NAD पॉजिटिव एंड 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दो प्रोटॉन तो यहीं पर ही रह गए इस मैट्रिक्स के अंदर, इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। बाकी दो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो चले गए कॉम्प्लेक्स 1 के पास। ठीक है, फिर वो जो एंजाइम है ना वो अब कॉम्प्लेक्स 1 से जाएंगे कोएंजाइम क्यू के पास। ठीक है, फिर जैसे ही एंजाइम कोएंजाइम क्यू के पास जाएंगे तो वो एंजाइम थोड़े से कमजोर होंगे और उनमें से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, उनमें से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और कोएंजाइम क्यू को बेसिकली हम यूबी क्विनोन भी कहते हैं। ठीक है, कोएंजाइम क्यू को हम यूबी क्विनोन भी कहते हैं। फिर एंजाइम जो है ना ये यूबी क्विनोन से जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 के पास। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स 3 में भी किसके पास, साइटोक्रोम बी के पास। ठीक है, फिर ये एंजाइम जैसे ही साइटोक्रोम बी के पास जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से कमजोर होगा, इसमें से फिर से ऑक्सीडेशन एनर्जी रिलीज होगी, और वही एनर्जी जो है ना अब ये यूटिलाइज होगी अंदर पड़े हुए प्रोटॉन को, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, काफी सारे प्रोटॉन्स होते हैं। अंदर पड़े हुए प्रोटॉन्स को अंदर से बाहर पंप करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जब NADH2 टूटा था, यहाँ पे जब NADH2 टूटा था तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए थे ना, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, इन इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज किया, और इसी कॉम्प्लेक्स 1 ने इस एनर्जी को यूटिलाइज किया ताकि अंदर पड़े हुए जो प्रोटॉन है ना, इस अंदर पड़े हुए प्रोटॉन को इस कॉम्प्लेक्स 1 ने क्या किया, अंदर से बाहर पुश कर लिया। ठीक है, सो बेसिकली अब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पहुंचे हैं साइटोक्रोम बी के पास। फिर इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी से जाएंगे साइटोक्रोम सी के पास। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन जैसे ही साइटोक्रोम सी के पास जाएंगे तो वहां पे भी वो कमजोर होंगे और उनमें से एनर्जी रिलीज होगी। सिमिलरली अब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जाएंगे कॉम्प्लेक्स 4 के पास। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स 4 में भी सबसे पहले किसके पास जाएंगे, साइटोक्रोम ए के पास जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही वो जाएंगे साइटोक्रोम ए के पास तो फिर से वो कमजोर होंगे और फिर से उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, फिर से उनमें से एनर्जी रिलीज होगी, और ये कॉम्प्लेक्स 4 जो है ना इसी एनर्जी को यूटिलाइज करेगा, इस्तेमाल करेगा, ताकि अंदर पड़े हुए जो प्रोटॉन है ना वो अंदर से बाहर पंप हो जाए। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 4 क्या करेगा, अंदर पड़े हुए प्रोटॉन को अंदर से बाहर पंप करके लेके जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि इस स्पेस के अंदर ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है ना, इस स्पेस के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, प्रोटॉन क्या है, बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन पहुंचा है साइटोक्रोम ए के पास, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम ए से जाएगा साइटोक्रोम A3 के पास। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम A3 के पास, और ये कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर ही मौजूद है साइटोक्रोम A3। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन जो है ना
अब ये जाएंगे ऑक्सीजन के पास, ठीक है ना, साइटोक्रोम A3 से फिर अब वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन से ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 प्रोटॉन भी मिलेंगे, और हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पे फोकस करें। नाउ दिस इज द FADH2। ये क्या है, दिस इज द FADH2। अब ये FADH2 भी टूटेगा इनटू FAD पॉजिटिव एंड 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन तो यहीं पर ही रह जाएंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ चले जाएंगे कॉम्प्लेक्स 2 के पास। ठीक है, ये चले जाएंगे कॉम्प्लेक्स 2 के पास। फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स 2 से जाएंगे यूबीक्विनोन के पास, यानी कि कोएंजाइम Q के पास। फिर जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेंगे वो कमजोर होंगे और उनमें से एनर्जी रिलीज होगी। फिर क्या होगा, यही इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम बी के पास। ठीक है, और साइटोक्रोम बी हमें पता है कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर मौजूद है, और जैसे ही वो जाएंगे साइटोक्रोम बी के पास तो वो फिर से कमजोर होंगे, उनमें से एनर्जी रिलीज होगी विच इज द ऑक्सीडेशन एनर्जी, और ये कॉम्प्लेक्स 3 इस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा इन अंदर पड़े हुए प्रोटॉन को अंदर से बाहर पंप करने के लिए। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम बी से जाएंगे साइटोक्रोम सी के पास, फिर से कमजोर होंगे, फिर से उनमें से एनर्जी रिलीज होगी। फिर साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कॉम्प्लेक्स 4 के पास, और कॉम्प्लेक्स 4 में भी सबसे पहले किसके पास, साइटोक्रोम ए के पास। ठीक है, और जैसे ही वो उसके अंदर जाएंगे तो वो फिर से कमजोर होंगे, उनमें से फिर से ऑक्सीडेशन एनर्जी रिलीज होगी, और ये कॉम्प्लेक्स 4 इसी ऑक्सीडेशन एनर्जी को यूटिलाइज करेगा और अंदर पड़े हुए प्रोटॉन जो है ना उनको अंदर से बाहर पंप करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना साइटोक्रोम ए से जाएंगे फिर साइटोक्रोम A3 के पास, और साइटोक्रोम A3 के बाद वो फिर से चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास। ठीक है ना, ऑक्सीजन से मिलेंगे और 2 प्रोटॉन भी मिलेंगे, तो हमारे पास पानी का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ओके, अब हमें पता है कि यहाँ पे बेसिकली काफी सारे प्रोटॉन के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में काफी सारे प्रोटॉन के मॉलिक्यूल जमा हो गए। फिर ये अब ये प्रोटॉन के मॉलिक्यूल जाएंगे ATP सिंथेज के पास, और यहाँ पे होगा कीमो ऑस्मोसिस का प्रोसेस। ठीक है, कीमो ऑस्मोसिस का प्रोसेस। इसमें होगा क्या कि 3 प्रोटॉन जो है ना इस ATP सिंथेज से बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। ठीक है, 3 प्रोटॉन बेसिकली जाएंगे ATP सिंथेज से। ठीक है, ATP सिंथेज से गुजरेंगे, और गुजरने के बाद क्या होगा, ATP सिंथेज के अंदर काफी सारी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, उस एनर्जी को ATP सिंथेज यूटिलाइज करेगा, इस्तेमाल करेगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, ADP को फॉस्फेट के साथ मिला देगा ताकि ADP कन्वर्ट हो जाए ATP के अंदर। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द कीमोऑस्मोसिस। वंस अगेन, प्रोटॉन जो यहाँ पे काफी सारे जमा हो गए थे वही प्रोटॉन जाएंगे ATP सिंथेज के पास। 3 प्रोटॉन जैसे ही यहाँ से गुजरेंगे तो एक ATP बनेगी। ठीक है, कैसे बनेगी, जैसे 3 प्रोटॉन यहाँ पे गुजरेंगे, इन गुजरने की वजह से इस ATP सिंथेज के अंदर काफी सारी एनर्जी रिलीज होगी, और ATP सिंथेज इस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा ताकि ADP को फॉस्फेट के साथ मिलाए और हमारे पास ATP बनाए। ओके, सो द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इट इज द थर्ड फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, फिर हमारे पास हुआ था क्रेब्स साइकिल, और फिर हमारे पास आ गया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड फेज। अच्छा, बेसिकली ये वाले जो NADH2 एंड FADH2 ये जो आए हैं, ये अब आए कहाँ से। सो बेसिकली हमने ग्लाइकोलाइसिस में डिस्कस किया था कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी क्या होता है कि NADH2 बनते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे NADH2 बना है। सिमिलरली क्रेब्स साइकिल के अंदर भी NADH2 बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे NADH2 बना, यहाँ पे NADH2 बना, यहाँ पे NADH2 बना, और यहाँ पे बेसिकली FADH2 भी बना। ठीक है, सिमिलरली पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है तो पायरुविक एसिड से भी हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, वो हाइड्रोजन जाते हैं NAD के पास, फिर NAD कन्वर्ट होता है NADH2 में। ठीक है, अब यही वाले NADH2 अब ये जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे और ये यहाँ पे ऑक्सीडाइज होंगे, टूटेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करते 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 ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे ताकि पानी का मॉलिक्यूल बन सके। ओके, और दूसरी चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो ATP बना है ना यहाँ पे, ठीक है, अब बेसिकली ये वाली जो ATP बनी है ना यहाँ पे, ये ATP बनी है थ्रू ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन।
ठीक है, ये बनी है थ्रू ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन यानी कि यहाँ पे बेसिकली हमें पता है कि काफी सारे प्रोटॉन्स जमा हुए थे ना, अब ये प्रोटॉन्स बेसिकली कीमो ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ से जाएंगे, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही 3 प्रोटॉन अंदर जाएंगे ना तो हमारे पास एटीपी बन जाएगी। ओके, सो दिस इज द ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। एक होती है सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। एक चीज आपने जहन में रखनी है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर और क्रेब्स साइकिल के अंदर सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होती है। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन यही वाली, ये जो कीमो ऑस्मोसिस हुई है और इस कीमो ऑस्मोसिस की वजह से जो एटीपी बनी है, सो दिस इज द ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बेसिकली होता क्या है कि ये NADH2 FADH2 आए हैं। ठीक है ना, कहाँ से आई है? बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस से, इंटरमीडिएट फेज से। इंटरमीडिएट फेज वो वाला जब पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा था एसिटाइल कोए में। ठीक है, पायरुवेट जब कन्वर्ट हो रहा था एसिटाइल कोए के अंदर, सो दिस इज द इंटरमीडिएट फेज। और इस इंटरमीडिएट फेज के अंदर भी NADH2 बन रहा था और क्रेब्स साइकिल के अंदर भी काफी सारे NADH2 और FADH2 बनते हैं। ठीक है, फिर वो बेसिकली जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, वो वहां पे टूटते हैं और उनके टूटने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जंप करता है, फिर उन कॉम्प्लेक्स के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, फिर प्रोटॉन जो है अंदर से बाहर पंप होते हैं, फिर वो प्रोटॉन जाते हैं एटीपी सिंथेस के पास और फिर 3 प्रोटॉन वहां पे पंप होते हैं जिसकी वजह से एक एटीपी बनती है। ठीक है, सो बेसिकली क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली NADH2 से और FADH2 से एटीपी बन रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो एटीपी बनती है ना वो बेसिकली ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन के नतीजे में बनती है। ठीक है, during this process electrons in transport transfer to electron transport chain coupled with chemoosmosis। अब बेसिकली कीमोosmosis की वजह से एटीपी बन रही है। ठीक है, और वो जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जो कि NADH2 और FADH2 से आए हैं, वो बेसिकली मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो हैं, ठीक है, मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनके पास जाएंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर क्या क्या होता है? ठीक है, एक तो कोएंजाइम क्यू होता है। ठीक है, एटीपी सिंथेस होता है। ठीक है, एटीपी सिंथेस कह लें या एटीपी कॉम्प्लेक्स कह लें, बात एक ही है। इसे हम प्रोटॉन पंप भी कह सकते हैं बिकॉज ये प्रोटॉन को पंप कर रहा है बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, सो इसलिए एटीपी सिंथेस को हम प्रोटॉन पंप भी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर काफी सारे साइटोक्रोम्स होते हैं, जैसे कि साइटोक्रोम बी हो गया, साइटोक्रोम सी हो गया, साइटोक्रोम ए हो गया, साइटोक्रोम A3 हो गया। ठीक है, साइटोक्रोम बी मौजूद होता है कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर, साइटोक्रोम सी जो है ये यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3 इस कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि NADH2 टूटता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन का बेसिकली रिलीज करता है। ठीक है, और यही प्रोटॉन जो है ना ये अंदर से बाहर की तरफ पंप होंगे और कीमोऑस्मोसिस होगी और फिर अल्टीमेटली हमारे पास एटीपी बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि NADH2 इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कोएंजाइम Q। ठीक है, अब NADH2 है ना वो टूटेगा, उससे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जाएंगे कॉम्प्लेक्स 1 के पास और कॉम्प्लेक्स 1 के बाद जाएंगे कोएंजाइम Q के पास। अब हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी चीज से निकलता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और जब भी इलेक्ट्रॉन किसी चीज के अंदर दाखिल होता है तो वो चीज रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, सो NADH2 इट इज ऑक्सीडाइज यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं, वो सबसे पहले गए कॉम्प्लेक्स 1 के पास और कॉम्प्लेक्स 1 के बाद फिर वो गए हैं कोएंजाइम Q के पास। ठीक है, सिमिलरली क्या हो रहा है कि FADH2 टूटा, उसमें से भी बेसिकली इलेक्ट्रॉन निकले और वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले गए कॉम्प्लेक्स 2 के पास और उसके बाद गए कोएंजाइम Q के पास। ठीक है, यानी कि FADH2 इज आल्सो ऑक्सीडाइज्ड बाय कोएंजाइम Q, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो FADH2 से निकले। ठीक है, FADH2 ऑक्सीडाइज हुआ यानी कि FADH2 से इलेक्ट्रॉन निकले, वो सबसे पहले गए कॉम्प्लेक्स 2 के पास और कॉम्प्लेक्स 2 के बाद फिर वो गए कोएंजाइम Q के पास, जिसे हम यूबिक्विनोन भी कहते हैं। ठीक है, अब कोएंजाइम Q के बाद फिर वो जाएंगे साइटोक्रोम B के पास, यानी कि कोएंजाइम Q अब क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन निकले और वो गए साइटोक्रोम B के पास और साइटोक्रोम B कहाँ पे मौजूद है? कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये जाएंगे साइटोक्रोम C के पास और फिर क्या होगा,
ये जो साइटोक्रोम बी है ये फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और वो चले जाएंगे साइटोक्रोम सी के पास। ठीक है, अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन चलते चले जा रहे हैं तो मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस के अंदर वो एनर्जी रिलीज करते जा रहे हैं और वही एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होगी अंदर पड़े हुए प्रोटॉन को बाहर पंप करने के लिए, और वही फिर प्रोटॉन जाएंगे एटीपी सिंथेस के पास या एटीपी कॉम्प्लेक्स के पास ताकि एटीपी बन सके। कैसे बनेगी? कीमोऑस्मोसिस के थ्रू। कैसे? 3 प्रोटॉन जो है वो एटीपी सिंथेस से निकलेंगे, गुजरेंगे और एक एटीपी बनेगी। ठीक है, Now this energy is utilized for the synthesis of another molecule of ATP. ठीक है, एनर्जी कौन सी? जैसे ही इलेक्ट्रॉन जैसे एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जाते हैं ना, तो उनमें से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, वही एनर्जी यूटिलाइज होती है अंदर पड़े हुए प्रोटॉन को बाहर पंप करने के लिए, और फिर क्या होगा? कीमोऑस्मोसिस होगा जिसकी वजह से एनर्जी बनेगी। एनर्जी कौन सी बनेगी? एटीपी बनेगा। ओके, After it, cytochrome is oxidized by two enzymes cytochrome A and A3. अच्छा, अब यहाँ पे मिस्टेक है, साइटोक्रोम A and A3 ये एंजाइम्स नहीं है। ठीक है, ये चीज आपने जहन में रखनी है, साइटोक्रोम A and A3 ये बेसिकली एंजाइम्स नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, सो बेसिकली होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है ना अब साइटोक्रोम C से वो चले जाएंगे साइटोक्रोम A के पास, और फिर साइटोक्रोम A के बाद फिर वो चले जाएंगे साइटोक्रोम A3 के पास, और फिर साइटोक्रोम A3 के बाद वो चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास। ठीक है, यानी कि साइटोक्रोम A3 क्या हुआ? अब ऑक्सीडाइज हुआ। ऑक्सीडाइज कैसे? उसमें से इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, और वो हम गए हैं ऑक्सीजन के पास। ठीक है, और फिर जो है वो ऑक्सीजन के साथ प्रोटॉन भी मिलेगा और हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो है पानी का वो बन जाएगा। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो एटीपी बनी है ना, वो कैसे बनती है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नतीजे में। और अब ये क्या है? ये बेसिकली जो कीमोऑस्मोसिस हुई थी ना, जो कीमोऑस्मोसिस हुई थी, जो 3 प्रोटॉन पंप हुए थे एटीपी सिंथेस से, जिसकी वजह से जो एटीपी बनी थी, सो दिस इज इंटायर कॉल्ड द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर होता है। ठीक है, और हमें पता है कि इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद होता है। ठीक है, जिसके पास फिर इलेक्ट्रॉन जाते हैं और वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। As discussed above, ATP molecules are formed at 3 steps of respiratory chain. अब एक चीज भी आपने ज़हन में रखनी है कि एक NADH2 से बेसिकली 3 ATPs बनती हैं। ठीक है, एक NADH2 से 3 ATPs बनती हैं और एक FADH2 से बेसिकली 2 ATPs बनती हैं। ठीक, एक FADH2 से बेसिकली 2 ATPs बनती हैं। अब ये 3 स्टेप कौन से हैं रेस्पिरेटरी चेन के अंदर? पहला स्टेप ये है कि जब NADH2 टूटा था, NADH2 जब टूटेगा तो इससे बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ से जाएंगे यूबीक्विनोन के पास, यानी कि कोएंजाइम Q के पास। सो दिस इज द स्टेप 1। ठीक है, ये क्या है? स्टेप 1 है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कॉम्प्लेक्स 1 से गए कोएंजाइम Q के पास। अब इससे क्या हुआ कि काफी सारी एनर्जी भी रिलीज हुई। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन से, और वही एनर्जी यूटिलाइज हुई कि अंदर पड़े हुए प्रोटॉन को अंदर से बाहर पंप किया जाए और फिर यही प्रोटॉन जाए एटीपी सिंथेस के पास। ठीक है ना, और 3 प्रोटॉन यहाँ से गुजरे और हमारे पास क्या बने? एटीपी बने। ठीक है, एक स्टेप तो ये हो गया जिसमें से एटीपी बन गई, यानी कि कॉम्प्लेक्स 1 ने क्या किया कि प्रोटॉन को, अंदर पड़े हुए प्रोटॉन को, काफी सारे अंदर पड़े हुए प्रोटॉन को बाहर पंप किया, फिर वो प्रोटॉन गए इसी एटीपी सिंथेस के पास और यहाँ से पंप हुए, 3 प्रोटॉन पंप हुए और हमारे पास एटीपी बन गई। एक स्टेप तो ये हुआ। ठीक, अब दूसरा स्टेप ये है कि एंजाइम जो है ना कोएंजाइम Q से गए साइटोक्रोम B के पास। ठीक है, कोएंजाइम Q से गए वो बेसिकली साइटोक्रोम B के पास। ठीक है, अब साइटोक्रोम B जो है ना, साइटोक्रोम B के बाद फिर वो गए बेसिकली साइटोक्रोम C के पास। ठीक है, अब इससे बेसिकली क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर आए और 3 के अंदर भी साइटोक्रोम B के अंदर आए, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ने काफी सारी एनर्जी रिलीज की और इस कॉम्प्लेक्स 3 ने इस एनर्जी को यूटिलाइज किया ताकि अंदर पड़े हुए प्रोटॉन को, काफी सारे अंदर पड़े हुए प्रोटॉन को बाहर पंप किया जाए, और यही प्रोटॉन फिर अब जाएंगे इस एटीपी सिंथेस के पास। 3 प्रोटॉन अब यहाँ से जाएंगे और फिर से क्या होगा? एटीपी की सिंथेसिस होगी। ओके, सो दिस इज द स्टेप 2। ये स्टेप 2 है जब इलेक्ट्रॉन गया कोएंजाइम Q से कॉम्प्लेक्स 3 के पास और कॉम्प्लेक्स 3 के बाद साइटोक्रोम C के पास। ठीक है,
अब जो स्टेप 3 है ना, स्टेप 3 में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना साइटोक्रोम सी से जाएंगे कॉम्प्लेक्स 4 के पास, और कॉम्प्लेक्स 4 में भी किसके पास, ए और A3 के पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे एंजाइम यहाँ कॉम्प्लेक्स 4 में जाएगा, एनर्जी रिलीज होगी एंजाइम में से। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स 4 इसी एनर्जी को यूटिलाइज करेगा, अंदर पड़े हुए प्रोटॉन को बाहर पंप करे। ठीक है, काफी सारे अंदर पड़े हुए प्रोटॉन को बाहर पंप करने के लिए, और ये काफी सारे प्रोटॉन जो कि सिर्फ यहाँ से आए हैं इस कॉम्प्लेक्स 4 से, ये अब जाएंगे यहाँ एटीपी सिंथेस के पास। 3 प्रोटॉन यहाँ से गुजरेंगे तो हमारे पास एटीपी बनेगी। सो इन्हीं तीनों स्टेप से बेसिकली क्या हो रहा है कि एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, और ये तीनों स्टेप बेसिकली कहाँ आ रहे हैं, क्रिस्टा ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, क्रिस्टा क्या है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब बेसिकली क्या होता है कि जब ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है ना, तो हमें 36 मॉलिक्यूल मिलते हैं एटीपी के। ठीक है, अब ये फिर शुरुआत से बात करनी पड़ेगी कि जब ग्लूकोज यहाँ से, जब ग्लाइकोलाइसिस हुई, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में, फिर पायरुवेट कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोए में। ठीक है, उसके बाद ये काफी सारे जो NADH2 यहाँ से बने, फिर FADH2 यहाँ से बने, फिर वो गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, तो ओवरऑल कितनी एटीपी बनी, देखिए ग्लाइकोलाइसिस ने हमने पढ़ा था कि नेट जो है ना वो हमें 2 एटीपीज मिली थी, नेट एटीपीज हमें मिली थी 2। ठीक है, और 2 NADH2 जो है ना वो यहाँ से बने ग्लाइकोलाइसिस से, और हमें पता है कि एक NADH2 हमें देता है 3 एटीपीज। ठीक है, सो 2 NADH2 कितनी देंगे, 6 एटीपीज। ठीक है, 6 और 2 ये बेसिकली हो गए 8। ठीक है, और एक NADH2 जो है ना ये बेसिकली यहाँ से भी बना था। ठीक है, एक NADH2 बेसिकली यहाँ से भी बना था जब पायरुवेट कन्वर्ट हुआ था एसिटाइल कोए में। ठीक, ये NADH2 आ गया। ठीक है, अब ये NADH2 भी हमें देगा 3 एटीपीज। ठीक है, अब हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस से बेसिकली 2 पायरुवेट बने। ठीक है, सो एक पायरुवेट से एक NADH2 मिलेगा, 2 पायरुवेट से 2 NADH2 मिलेंगे। ठीक है, सो अभी इसी इंटरमीडिएट फेज के अंदर हमें 6 एटीपीज मिल गई। ठीक है, हमें कितनी मिल गई, 6 एटीपीज। सो 8 और 6 ये कितने हो गए, 14। ठीक है, सो 14 एटीपीज हमें यहीं पर ही मिल गई। अब हमें पता है कि 2 पायरुविक एसिड बने तो 2 एसिटाइल कोए होंगे। ठीक है, 2 एसिटाइल कोए बने तो 2 क्रेब साइकिल परफॉर्म होंगी। ठीक है, अब एक क्रेब साइकिल के अंदर बेसिकली हमें 3 NADH2 मिलते हैं, 3 NADH2 मिलते हैं, और एक FADH2 मिलता है। ठीक है, एक FADH2 मिलता है, और एक ATP भी मिलता है। ठीक है, अब बेसिकली अगर 2 होंगे तो 6 NADH2 हो जाएंगे, 2 FADH2 हो जाएंगे, और 2 ATPs हो जाएंगे। ठीक है, इन्हीं 2 ATP को पहले यहाँ पे मिला लें 14 के साथ, तो ये बन जाएंगे 16। ठीक है, अब बात कर लेते हैं FADH2 की। एक FADH2 दोगा एक FADH2 हमें देगा 2 एटीपीज। ठीक है, अब 2 FADH2 है तो ये हमें देगा 4 एटीपीज। ठीक है, 4 यहाँ पे हमने मिला लिया। ठीक है, 16 और 4 ये हो गए 20। ठीक है, अब यहाँ पे बने हैं हमारे पास 6 NADH2। ठीक, अब 6 को मल्टीप्लाई करें 3 से, बिकॉज एक NADH2 हमें 3 एटीपी देता है ना, तो 6 NADH2 कितने देंगे, बेसिकली हमें देंगे 18। ठीक है, सो ये बेसिकली हमें देंगे 18। सो 20 और 18 ये बेसिकली कितने हुए, ये हमारे पास हुए 38 एटीपीज। ठीक है, सो कुछ किताबों के अंदर 38 एटीपीज लिखी हुई हैं, लेकिन हमारे किताबों के अंदर बेसिकली 36 एटीपी लिखी हुई हैं। जब आप MBBS पढ़ेंगे ना तो MBBS में बेसिकली 38 लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे किताबों के अंदर जो मैं पढ़ता हूँ उसके अंदर बेसिकली 38 एटीपी लिखा हुआ है, लेकिन आपके किताब के अंदर 36 लिखा हुआ है। सो बस किताब के अंदर लिखा है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि 38 एटीपीज कैसे बनती हैं। ठीक, सो ओवरऑल MBBS की किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि पूरे ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से 38 एटीपीज बनती हैं, लेकिन आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि 36 एटीपी बनती हैं। अच्छा, अब ये जो एटीपी बनी है ना 38 एटीपीज, अब यही एटीपीज जो है ये बेसिकली रिलीज होंगी माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद ये मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस में काम आएंगी। ठीक है, मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रन करेंगी।